हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। इंग्लिश मॉक टेस्ट का पार्ट 19 और इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं वो अलग लेवल के होंगे हर बार से। ठीक है, हर बार मैं लेवल को थोड़ा अपडेट करते जा रहा हूँ, अपग्रेड करते जा रहा हूँ, जो भी चीज़ समझ लो, मतलब लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है कोशिश करो मैक्स से मैक्स अपना क्या करे, स्कोर करे। बाकी एंड में कमेंट करके बताते रहना, और एंड में मैं सब सरप्राइज मैसेज देने वाला हूँ आपको, तो लास्ट तक देखना जरूर इसको। और जो जो भी मॉक टेस्ट की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप सर्च करोगे @A to Z स्टडी। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा आपका। बाकी एक चीज़ है, हमारे एग्जाम से पहले जो पेड पीडीएफ है उनको बना के जाओ। 100% आपको बहुत आपके मार्क्स में बूस्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर आप हमारी रीजनिंग की पीडीएफ एक बार भी बना के जाते हो तो पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है ना हमारी पीडीएफ का यूज किया हुआ रहेगा, और इसको लास्ट टाइम के लिए हम लोग लाते हैं, जिसका 13, 14, 15, 16, 17 को है। आप आराम से एक बार बनाओ, सारे सॉल्यूशंस पीडीएफ में दिए रहेंगे, चैप्टर वाइज है। जो चैप्टर में प्रॉब्लम है उसको 2 बार प्रैक्टिस कर लो, मजा आ जाएगा। वर्बल नॉन वर्बल दोनों है। ठीक है, साथ में मैथमेटिक्स की भी है, और मैथमेटिक्स की पीडीएफ में वीडियो सॉल्यूशन का लिंक है, वीडियो चलेगा। जो सवाल आपको समझ में ना आएगा वीडियो देख लेना आप उसका। साथ ही साथ सारे पेड पीडीएफ है, प्राइस थोड़ी सी है इनकी। ठीक है, साथ में करंट अफेयर की पीडीएफ लोगे, इसके साथ जीके के मिल जाएगी, और करंट अफेयर के टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। साथ में हमारी 2 पीडीएफ इंग्लिश के, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है ये पीडीएफ से प्रैक्टिस करके जाओ और वो कैप पढ़ के जाओ, मजा आएगा। बस मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, समझदार के लिए सारा काफी है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं। बाकी पीडीएफ को बाय करना, व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो। 7279047787 व्हाट्सअप करो, प्राइस बता दी जाएगी, पेमेंट कर देना, वहां पे पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बी हार्ड अप। बी हार्ड अप क्या एक ईडीएम फ्रेज है। ठीक है, आपने ईडीएम सुना होगा ना, नाम तो सुना ही होगा ना ईडीएम का। हाँ, तो बी हार्ड अप का मतलब क्या होता है, तो क्या होगा ना सर, देखो कभी कभार ऐसा सिचुएशन होता है कि हमारे पास पॉकेट में पैसे नहीं होते, हमारी स्थिति थोड़ी सी कठिन जिंदगी गुजर रही होती है, मतलब समय सही नहीं गुजर रहा होता है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पास पैसे की कमी है, उसको कहते हैं बी हार्ड अप। ठीक है, हैव अ वेरी हैव क्या है भैया, लिटिल मनी, या फिर ये कह लो हैव अ वेरी लिटिल मनी, या फिर हैव वेरी लिटिल मनी। तो यहाँ पे हैव अ वेरी लिटिल मनी होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग अगर ए आंसर कर रहे हैं, फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू वेक अप अर्ली, गलत है, मतलब सुबह सुबह जगने में उसको तकलीफ है, तो ये गलत है। बी हार्ड अप का मतलब वो नहीं होता है। अनेबल टू कैलकुलेट का मतलब होता है कि मतलब आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी नहीं होगा। हैव डिफिकल्ट इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, स्टेयर्स पे चढ़ने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये भी नहीं। एक्चुअल मीनिंग है इसका पैसे की कमी होना। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में कैलकुलेट करना कितने मार्क्स आए आपके। कह रहा है इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। ठीक है, एंड वी इंजॉयड इट। इसके अंदर क्या एरर है, अगर एरर है तो बताओ, अदरवाइज नो एरर का जो है ना ऑप्शन आपके सामने है। कह रहा है इट वाज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी इंजॉयड। तो सबसे पहले समझो ना, द वेरी वेल नहीं होता। ठीक है, अ वेरी वेल होता है। यहाँ पे मेरे को पहले वेरी लिखना है, फिर वेल लिखना है। ठीक है, तो चीजें जो है समझो यहाँ पे। तो कहाँ पे एरर है, सी के अंदर एरर है। सी में देखो दे रखा है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग आंसर मत कर देना, एग्जाम में बवाल हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ए मान ले रहे हो, इसको बी मान के बी में आंख बंद करके मार दोगे आंसर, बवाल हो जाएगा। ठीक है, निगेट मिलेगा वहां पे -0.25 मिल जाएगा। ठीक है ना, चीजों को समझना, ऑप्शंस पे फोकस करना होगा। एग्जाम में ऑप्शन इधर उधर करके दिए जाते हैं, एयरफोर्स बड़ा चालाकी करता है, ये चीज मानना। कभी कभार ऐसे दे देगा, ये सारे छोड़ देंगे यहाँ पे, और इसको ABCD है ना ऐसे करके, और ऑप्शन में ऐसे दे देगा, ए में दे देगा बी, बी में दे देगा सी, डी में मतलब सी में दे देगा आपको ए, और डी में दे देगा डी। ले, आप तो इसको समझ के मार दोगे सी, और सी में पड़ा है ए, तो थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। तो ये भी ध्यान देना कि बी में है सी, तो इस वाले को चूज करेंगे। एग्जाम में जाओ, चीजें समझ में आएंगी। थोड़ा सा रिलैक्स रह के इंग्लिश में चीजों को समझ लेना, रगा में थोड़ा सा, या फिर आपके फिजिक्स मैथ में थोड़ा सा अलर्ट रहोगे। इंग्लिश में काफी टाइम मिल जाता है, 20 मिनट में 20 सवाल समझ रहे हो, बहुत टाइम। कह रहा है एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन अ टॉय। देखो पहली बात तो ये चीज समझो, यहाँ पे इसके अंदर एरर है कि नहीं है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं एरर है। नो एरर का ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो इसके अंदर एरर है। तो एवरी, ईच, इन सब का यूज जब हमने पढ़ा था तो समझ में आ रहा था। एवरी देखो क्यूरियस चाइल्ड, तो चाइल्ड क्या सिंगुलर है, सिंगुलर है, क्योंकि इसका प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। जब ये सिंगुलर है एवरी क्यूरियस चाइल्ड, तो भाई ये जो वर्ब है, ये वर्ब का 5th फॉर्म यूज होना चाहिए। वर्ब का V1 नहीं यूज होता है ना, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होता है, सेकेंड फॉर्म के साथ यूज होता है। लेकिन जब सिंगुलर हो जाए या फिर प्लूरल के साथ यूज करते हैं वन को, सब्जेक्ट जब प्लूरल रहता हो
तो वर्ब को भी क्या करेंगे हम लोग सिंगुलर, तो वांट का क्या हो जाएगा वांट्स। एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट्स टू डिप ओपन अ टॉय। क्लियर है, आगे देखते हैं। वांट्स कहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। जबकि देखो इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ए बी और सी, यहाँ पे सी में आप आंसर कर देते, प्रॉब्लम हो जाता। वांट्स तो देखो बी के अंदर है। चीजें समझ में आ रही है? ओके, आगे बढ़ते हैं। एवर्ट का मतलब क्या होता है, सिनोनिम पूछ रहा है एवर्ट का आपसे। अगर आपको एवर्ट की हिंदी याद है तो ठीक है, एवर्ट का हिंदी नहीं याद है तो देखो, फेस का मतलब होता है सामना करना, ठीक है। परमिट का मतलब क्या होता है भाई, जैसे किसी को परमिशन दे देना, अलाउ कर देना, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अनुमति दे देना, अनुमति देना, ठीक है। कन्फ्रंट का मतलब होता है टकराव, और प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। अब समझ में आना चाहिए कि एवर्ट का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है रोकना, किसी चीज को रोकना, किसी घटना को रोकना, या फिर जो भी चीज है किसी चीज को रोकना। तो रोकने के अर्थ में कहाँ पे भाई, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है आपको, कह रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो। देखो एक चीज है ना, जो इंग्लिश की जो भी बीबीआई टॉपिक्स थी मैंने करंट अफेयर में करा रखा है, जैसे अभी फिक्स प्रीपोजिशन में करा रहा हूँ, उसमें बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो खैर मेरे को लगा बंद करना चाहिए, बट मैं करा ही दूंगा उसको फिक्स प्रीपोजिशन। यहाँ पे जो टॉप 50 रूल्स थे वो मैंने करा दिए, उसमें बहुत सारे रूल्स पढ़ा दिए, मैंने पैसेज के रूल्स पढ़ा दिए। अब मैंने आपको PQ वाले जो पैरा जंबल था वो करा दिया। लगभग टॉप 52 से 3 सवाल आने वाले गारंटेड, फिक्स प्रीपोजिशन से 2 सवाल तो मिनिमम आएंगे, पैसे से 4 सवाल आएंगे, PQ वाले से 1 सवाल आएगा। तो सोच लो ना, 5 4 9 और 1 10 नंबर तो आपको खाली 4 वीडियो देख के मिल जाने हैं, अगर उसका शुरू से आप देखते रहते तो। बाकी प्रैक्टिस करते करते हम 15 मतलब यूट्यूब की वीडियोस की प्रैक्टिस, और साथ में मेरी क्रैश कोर्स है जो पेपर आउट सीरीज का था, उसको देख के अगर इंग्लिश खराब भी होता ना आपका शुरू से, तो 15 नंबर तो इजीली गेन कर लिए होते, प्रैक्टिस वाली चीजें देख के और उस कंसेप्ट को पढ़ के। बाकी आपने कितना वर्क किया वो तो आपको पता ही होगा। फिर कह रहा है ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड बुक्ड द फ्लाइट टिकट। पहली बात तो ये वैन है, तो वैन सबके अंदर है। अब ये हैड है, तो भाई देखो ये हैड का कभी भी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट में हैड नहीं करते, हम लोग डिड को हैड करते हैं। आर का तो वर हो जाता है, डू का डिड हो जाता, तो गलत है चीजें यहाँ पे। तो डिड का हैड में करते हैं ना, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है। अगर आपने नरेशन अपने लाइफ में मतलब एक टाइम भी पढ़ा होगा, मैं कोशिश करूंगा करा दूं 13 तारीख से पहले मैं करा दूं। अगर 12 को भी कराता हूँ ना, तो ये चीजें आपके एग्जाम में 13 वालों को काम आएगी आराम से। जब ट्रेन में जा रहे होंगे तो हेडफोन लगा के आपको कर लेना। उसके अंदर मैं बहुत कम रूल्स पढ़ाऊंगा, नरेशन और वॉइस के अंदर जो चीजें एग्जाम में आती है बस वही पढ़ाऊंगा, तो इजिली समझ में आ जाएगा आपको। अपने तरफ से ट्रिक बना के पढ़ा दूंगा तो चीजें समझ में आ जाएगी। फिर कह रहा है इसके अंदर एरर बताओ, नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल। अब कह रहा है जब मैं एंटर किया था हॉल में तो कोई भी प्रेजेंट ही नहीं था। बहुत बढ़िया, जब कोई प्रेजेंट नहीं था तो नो वन क्या एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वाज क्या भैया प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सॉरी वर क्या एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट वाज का यूज करना था, तो वाज होना चाहिए नो वन के साथ, ठीक है। वर का यूज जो है बिल्कुल भी गधापन है। आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की स्टडी को क्या कहते हैं हमको नहीं पता, मान लेते हैं। तो अर्थक्वेक जो मान लो भूकंप आता है तो किस चीज से नापते हैं, मापने वाली जो चीजें होती हैं उसको क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं ना, सिस्मोग्राफ। तो वही सिस्मो से रिलेटेड जो है वो अर्थक्वेक से रिलेटेड है एक वर्ड, तो सिस्मोलॉजी, ठीक है ना। जो अर्थक्वेक का जो अध्ययन हो गया, स्टडी हो गया, सिस्मोलॉजी हो गया। चलो फिर क्या रहा है, इतना बड़ा सा सवाल है, इसमें प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग फिल करना है। ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड ही है। देखो यहाँ पे मेरे को पहले मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है द इंक्रीजिंग कंसर्न्स अबाउट क्लाइमेट चेंजेस पॉइंट टू द नीड टू इनहांस्ड एफर्ट टुवर्ड दैट सस्टेन्ड ग्रोथ। मतलब कह रहे हैं ना, द इंक्रीजिंग कंसर्न, जो हमारी चिंता जो बढ़ती जा रही है अबाउट क्लाइमेट चेंज, जो ये जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो है, पॉइंट टू बी नीड टू इनहांस एफर्ट, मतलब ये जो मुद्दा है ये क्या बन रहा है, अपने को इनहांस करना है, अपने मेहनत को इनहांस करना है। किस चीज में, टुवर्ड्स दैट सस्टेन्ड ग्रोथ, मतलब अचीव से रिलेटेड है। जो हमारा सस्टेन ग्रोथ है उसको अचीव करने में क्या करना होगा, उसको एनहांस करना होगा, अपने एफर्ट को बढ़ाना होगा। तो गाइज यहाँ पे क्या फिल करें, टुवर्ड्स क्या एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के साथ क्या आता है, B1 आता है, B2 आता है, B3 आता है, B4 आता है, B5 आता है, क्या आता है, तो अब ये चीजें B4 आता है, ING वाला फॉर्म आता है। ये चीजें समझ में आया ना, 2 + B1 होता है जनरली, ठीक है। लेकिन बाकी अदर प्रीपोजिशंस के साथ, और देखो 2 का भी कुछ स्पेशल रूल है जिनके साथ B4 आता है, वो मैंने पढ़ाया था आपको। लेकिन टुवर्ड्स, इसके अलावा जितने प्रीपोजिशन है, टुवर्ड्स है, टुवर्ड्स भी एक प्रीपोजिशन है की ओर, ठीक है। तो उसके साथ क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर ING वाला फॉर्म, एक ही चीज है। अचीविंग जो है, टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेन्ड ग्रोथ। अपने को अगर पूरा का हिंदी करने नहीं आ रहा, भाड़ में जाए,
हमको नहीं समझना उतना इंग्लिश, हम इंग्लिश के बाहुबली नहीं है। हमको ये पता है ना कि टुवर्ड्स का एक प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाला जीरेंड वाला चीज यूज करना। तो कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। चलो 9th नंबर कह रहा है इसमें से बताओ कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, क्या सर्किट का स्पेलिंग सही है, जेन्यून का स्पेलिंग सही है, मैनर्स का सही है, ट्यूशन का सही है? तो आप में से किसको लग रहा है बताओ। मैं चाहता हूँ इसके आंसर कमेंट करके बताना 9 नंबर किसने किसने अपने से सही किया बिना चीटिंग किए। ठीक है, ये ऐसे सवाल में कुछ छोटा लोग पता है क्या करता है, मोबाइल कमेंट सेक्शन खोलेगा, टाइप करना शुरू कर देगा, ऑटो करेक्शन का जो ऑप्शन आता है ना वो देख देख के बता देगा, अच्छा हाँ हाँ ये सही है वो सही है। वो चीज़ नहीं। पहली बात तो इसके अंदर ट्यूशन की स्पेलिंग सही है, TUI होता है। ठीक है, ये होता है ट्यूशन का सही स्पेलिंग, TUI इसके साथ होता है। और ये एयरफोर्स में पूछा था और SSC एग्जाम में पूछा जाता है। 10th नंबर कह रहा है रेज। रेज का, इस वाले रेज का देखो, रेज के तो बहुत सारे स्पेलिंग होते हैं लेकिन ये वाला रेज जो है ना RAZE, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ध्वस्त कर देना, ध्वस्त करना किसी भी चीज को, बिल्डिंग वगैरह को ध्वस्त कर रहे हो आप, समझ रहे हो? जब ध्वस्त कर रहे हो तो ऑब्वियसली चीजें आप उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बना रहे हो। ध्वस्त करना का उल्टा क्या होता है, बनाना। तो बनाना क्या होता है, बिल्ड। ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। आगे देखते हैं रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब क्या होता है, हम ना बदला लेंगे। जैसे अभी हमास ने क्या किया, 5000 रॉकेट्स दाग दिए किसके ऊपर, इजराइल भैया के ऊपर। अब इजराइल कह रहा है भैया तू टेंशन मत ले, तेरे को तो मिटा ही देंगे। मतलब वो रिएक्ट करेगा ना, जिसने मतलब 5000 किया तो उसके मतलब रिस्पॉन्स में ये भी रिएक्ट करेगा कि तूने 5000 भेजा, हम तुम्हारी नस्ल ही खत्म कर देंगे। ठीक है, तुम आतंकवादियों का हम नस्ल ही खत्म कर देंगे। तो ये कहेगा, इजराइल कहेगा, मतलब रिटेलिएट करेगा, बदला लेगा वो। और पता है ना इजराइल का बदला बहुत ही खतरनाक लेवल का होता है। चलो, तो रिटेलिएट का मतलब क्या होता है, रिएक्ट करना। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं टू वॉक एमलेसली, मतलब बिना किसी एम का, बिना किसी लक्ष्य का टहलते रहो। उसको क्या कहते हैं, वन वर्ड में क्या कहते हैं भाई? तो आगे इतने पढ़े लिखे होते तो हमारा इंग्लिश में टेंशन क्या रहता, आपका प्रैक्टिस क्या है देखते हैं। तो वही चीज़ है, आप भी अगर बिना पढ़े लिखे इसी खाली वीडियो देख रहे हो तो आपके साथ भी ये चीज़ लागू होता है, वॉक एमलेसली, बिना एम की आप खाली वीडियो देख रहे हो। अगर एम होता तो इतने दिन से मेहनत कर रहे होते आप। टू वॉक एमलेसली का मतलब होता है एम्बल। ठीक है, बिना किसी एम के, बिना किसी लक्ष्य के टहलते जाओ, चलते जाओ। आगे दे कह रहा है सी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली। ठीक है, इसके अंदर कह रहा है पैसिव वॉइस बताओ इसका। पहली बात तो देखो कौन से टेंस में है, तो सी क्या अब ये सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट है, कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, लड़की है। हैंडल्स, इसके साथ B5 यूज हो रहा है। तो चीजें समझ में आ रही है क्या? देखो हैंडल्स मतलब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंदर यूज हो रखा है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होगा भाई, सब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ऑल टास्क, ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ऑल टास्क के साथ आर का यूज होगा। तो देखो आर ए में है और आर जो है डी के अंदर है, और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इनके साथ बिंग का यूज नहीं होगा। बिंग का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर होता है। ये समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या होता है, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम पैसिव बना रहे होते तो आर बिंग करते हैं, तो ये तो नहीं होने वाला। बचा कौन सा, ए। ऑल टास्क आर हैंडल एफिशिएंटली बाय हर। क्लियर है? चलो, वैसे हमारे पास आजकल ना बहुत समझदार बच्चे आ रहे हैं, पहले से पढ़ लिख के ही आ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट दबा के देंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, मतलब यहाँ पे एंटोनिम कह रहा है, गिवन वर्ड मॉडेस्ट का एंटोनिम बताओ। देखो मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, जैसे कि मैं। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जब कोई इंसान विनम्र है तो उसका उल्टा क्या होता है, घमंडी होना। तो वो होता है क्या, कॉन्साइटेड। ठीक है, कॉन्साइटेड का मतलब होता है घमंडी होना। अनहैप्पी, सलेन ग्लव, इन सब का मतलब होता है कहीं ना कहीं दुखी होना। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है इन द सेम ब्रीथ का मतलब क्या होता है, इन द सेम ब्रीथ। इन द सेम ब्रीथ का मतलब होता है एक ही हालत में या फिर एक ही टाइम पे दो चीजों का होना। ठीक है, या फिर एक ही टाइम पे दो चीजों का होना, एक ही टाइम पे दो चीजों का करना, या फिर एक जैसी हालत में होना। ये जो समझ रहे हो, ये चीज क्या हो जाएगा, से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम, मतलब दो विरोधाभास चीजें आपने एक टाइम बोल दिया। कह रहे हो जैसे मैं पूछूंगा ना आप में से कौन कौन एग्जाम को फोड़ सकता है, एयरफोर्स एग्जाम को फोड़ सकता है, तो एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो फोड़ दूंगा, तो फिर उसी टाइम कह रहा है लेकिन मेरी तैयारी नहीं है। लालू तक खाने वाली बात होगी ना, तू फोड़ भी देगा, तेरी तैयारी भी नहीं है, तो मतलब ये क्या चल रहा है भाई, प्रॉब्लम है। तो फिर एक ही टाइम पे दो बातें कहा लेकिन दोनों मतलब एक दूसरे से अगेंस्ट वाली बात कह रहा है, वो समझ में आ रही ना, वही कहता है कॉन्ट्राडिक्टरी। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 16 नंबर देखो, आई एम कैपेबल डैश लिफ्टिंग द बॉक्स। अब कैपेबल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, फिक्स प्रीपोजिशन बताना है आपको।
तो कैपेबल ऑफ होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखोगे, कैपेबल ऑफ मतलब, कैपेबल का मतलब होता है किसी चीज को करने के योग्य। कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग द बॉक्स मतलब मैं जो हूँ इस बॉक्स को उठाने के योग्य हूँ, मतलब मैं उठा लूंगा, टेंशन ना लो। यू आर रिस्पॉन्सिबल डैश ऑफ योर एक्शन। रिस्पॉन्सिबल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है भाई, ये चीज बताओ मेरे को। तो कहते हैं फोर का आता है, फिक्स प्रीपोजिशन वाले में पढ़ लोगे आप लोग, टेंशन ना लो। रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑल योर एक्शन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर एक्शन। तो रिस्पॉन्सिबल के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो फोर आता है। रटो इसमें क्या कर सकते हैं, कह रहा है यू आर स्टेयरिंग डैश मी। देखो जब भी एकदम घूर के देखने के अर्थ में, आश्चर्य हो जाने के अर्थ में कोई वर्ड आ रहा है तो उसके साथ आंख बंद करके एट प्रीपोजिशन लगा देना। जैसे मैंने कल बताया था आपको, अमेज्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन के पार्ट 1 में, स्टार्टिंग मतलब स्टार्ट और स्टार्टल के साथ, सरप्राइज के साथ, ठीक है। और कुछ होता है सरप्राइज के वाले अर्थ देने वाले, मेरे को नहीं याद आ रहा है, ठीक है, कल मैंने कुछ कुछ बताया था आपको। और एक वर्ड होता है स्टेयरिंग का, देखो इन सब का मतलब होता है आश्चर्य हो जाना, और स्टेयरिंग का मतलब होता है घूर के देखना। यू आर स्टेयरिंग एट मी, ठीक है। तो ऐसा जब भी ऑप्शन है तो घूरना या फिर कहते हैं ना कि आश्चर्य हो जाना, भौचक्का हो जाना, तो एट प्रीपोजिशन लगता है। कह रहे हैं नाउन फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबल। नाउन जो है ना, रिस्पॉन्सिबल का एक नाउन फॉर्म बताओ क्या होता है। तो रिस्पॉन्सिबल क्या है, एक एडजेक्टिव है, रिस्पॉन्ड क्या है, एक वर्ब है, और रिस्पॉन्डिंग क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो बचा कौन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक नाउन फॉर्म है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो कह रहे हैं साउंड ऑफ बियर इज कॉल्ड। जो बियर का मतलब भालू का साउंड को क्या कहते हैं, इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं भाई एग्जाम में। ये मत सोचना एयरफोर्स ऑलरेडी पहले भी पूछ सकता है, पूछ लिया है कि इसके मतलब फीमेल को क्या कहते हैं, इसके प्लूरल को क्या कहते हैं, इसके साउंड को क्या कहते हैं, एयरफोर्स पूछ लेता है। तो भालू के साउंड को हम लोग ग्राउल कहते हैं, ठीक है। बाकी ये कह रहे हैं ना स्टटर, ये होता है वो फैलो वगैरह जो है ना उनकी क्या कहते हैं, भैंस की आवाज को स्टटर कहते हैं। बार्क तो पता ही, कुत्ता को भौंकना। क्राउलिंग मतलब गधा जो नहीं रेंगता है गजी टाइप से, उसको कहते हैं क्राउलिंग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ग्राउल हो जाएगा। बाकी जितना आप कमेंट करके, मैं बोल रहा था ना कि सरप्राइज चीजें बताऊंगा, तब तक कमेंट करके बताओ आपने कितने स्कोर किया। सरप्राइज ये मैं बताता हूँ कि आप में से अगर कोई बच्चा 15 तक भी स्कोर कर रहा है आउट ऑफ 20, तो आप बहुत मस्त प्रिपरेशन चल रही है, बिकॉज ये सारे सवाल एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 2021 में पूछे हुए थे, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो एसएससी सीजीएल के, अगर इंग्लिश में आप इतना स्कोर कर रहे हो। अगर जिसने 17-18 तक किया वो कहना ही नहीं है, जिसने 12-13 भी किया थोड़ा सा रिवीजन करो, आप और अच्छा स्कोर कर लोगे एग्जाम में, डोंट वरी, ठीक है। और सारे पीडीएफ्स को आप बाय करो। मैं कह रहा हूँ आपके मतलब आपको पता है कि मैं लेवल हमेशा थोड़ा सा आपके हायर एग्जाम से ऊपर ले जाता हूँ। आपके एग्जाम के जो है ना, मतलब आपके एग्जाम से हायर लेवल की मैं क्वेश्चन देता हूँ, चाहे हमारी पीडीएफ हो चाहे यूट्यूब हो, कहीं भी। तो आप व्हाट्सअप करके बाय करो और सारी पीडीएफ को प्रिपरेशन करो, ध्यान लगा दो लास्ट अटेम्प्ट समझ के, ठीक है। और सिलेक्शन ले लो इस बार। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लाइक करके शेयर कर दो।